ये जो करंट हमारे फास्ट बॉलर हैं और हमारा फेस है फास्ट बॉलिंग में पूरी दुनिया के अंदर, इनमें एबिलिटी है लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते या इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। जुदा जो नज़र आ रहा है, जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है पाकिस्तान का, कैसा देखते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर? रेड बॉल में हम 50-50 थे। चैंपियन ट्रॉफी में वो हमारे होम पे हो रहा था लेकिन हम उसमें हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। वनडे और T20 में हमें मिडिल ऑर्डर में बैटिंग है, हमें इसको और तगड़ा करना है। प्रेजेंट हमारे पास कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। हमें फास्ट बॉलर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में या डेथ के ओवर है, वहाँ पे हमें इतनी कामयाबी नहीं मिल रही। इस तरह की अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, ओपनर बैटर खेल रहा है, उसने 2 4 5 मैचेस मिडिल ऑर्डर में आके फिनिश कर दी, यार ये मिडिल ऑर्डर का अच्छा बल्लेबाज है। आप ऐसे कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। बैटिंग ऑर्डर होता है या आपकी जो बॉलिंग अटैक होता है, आप उसको ज़्यादा शफलिंग करेंगे तो आपकी कभी भी टीम स्टेबल नहीं हो सकती। हम लोगों को एज ए पाकिस्तानी, एज ए नेशन ये आदत पड़ गई है कि बाबर आजम रन करेगा तो हमें अच्छा लगेगा कि 6-7 महीने में बाबर आजम कौन सी T20 क्रिकेट खेला है? ना उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट हुए, ना कोई वो लीग क्रिकेट खेला है। जो बंदा डिजर्व करता है, जो बंदा परफॉर्मर है, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, जो परफॉर्मर नहीं है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं PSL की जो परफॉर्मेंस है, इस पे सिलेक्शन के टोटली मैं अगेंस्ट हूँ। आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि आपकी PSL की परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। हमारे फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हैं जो पूरा पूरा सीजन खेलते हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट से परफॉर्म करते हैं, लेकिन वाइट बॉल जब PSL की जब सिलेक्शन की बारी आती है तो जो वाइट बॉल की क्रिकेट है या 20 ओवर की क्रिकेट है, प्रायोरिटी उनको दी जाती है। उस क्रिकेट से जो है वो पाकिस्तान के दरवाजे खोल देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको हसन नवाज की दे रहा हूँ। PSL की परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया लेकिन वो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल फॉर्मेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं शाहनवाज खान और आप पब्लिक न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं पब्लिक पॉडकास्ट। नाजरीन, बहुत सारी क्रिकेट की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। फिर उसके साथ अगर बात करें अंडर-19 की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और उसके बाद ओवरऑल अगर देखें जो पाकिस्तान की हालिया परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, जिस तरह पाकिस्तान ने उमदा परफॉर्म किया, फिर श्रीलंका के ख़िलाफ़, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ में जिस तरह पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान रेटिंग में भी पाकिस्तान के नंबर्स में बेहतरी आई। तो पाकिस्तान की क्रिकेट हमें लग रहा है कि एक राइट डायरेक्शन के ऊपर चल रही है। आज इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए मैंने दावत दी है फॉर्मर फास्ट बॉलर, टेस्ट क्रिकेटर, बड़े बेहतरीन, बल्कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, उमर गुल को, जो मेरे पॉडकास्ट के मेहमान हैं। उनसे जानते हैं थोड़ा सा उनसे जानेंगे उनके कैरियर के बारे में, और फिर ये जो करंट और ये जिस तरह पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस चल रही है और आगे जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उमर भाई से। उमर भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हो? जी वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई, सबसे पहले हम नॉर्मली, मैं तो अपने पॉडकास्ट का आगाज़ करता हूँ, किसी भी कोई भी प्लेयर जब हमारे पास यहाँ पे फिज़िकली अपीयर होता है तो मेरी कोशिश होती है कि उनकी जो कैरियर है, जो क्रिकेटिंग जर्नी है आपकी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि ये जो आपकी जर्नी है ये कैसे शुरू हुई, और आपको क्रिकेट का शौक़ तो था ही, तो इंस्पायर किससे थे आप? अम, सबसे पहले तो किसी भी फील्ड में आप आते हो तो ऑब्वियसली उसके लिए आप काफ़ी पैशनेट होते हो और आपका बचपन से एक गोल होता है कि मैं इस गोल को और जो मेरे जो पैशन है इसको अचीव करूँ। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको इसके लिए आपके आइडियल ज़रूरी है कि आपका आइडियलाइज़ कौन है, आपके इंस्पिरेशन कौन है। तो स्टोरी इज़ 92 वर्ल्ड कप के बाद ऑब्वियसली हमारा भी शौक पैदा हो गया कि मैं भी क्रिकेटर बनूं, क्योंकि वर्ल्ड कप को फर्स्ट टाइम मैं फॉलो कर रहा था और 92 वर्ल्ड कप में मुझे पहली दफ़ा पता चले कि यार क्रिकेट में नो बॉल वाइड बॉल क्या होते हैं। तो ऑब्वियसली वो एक इंस्पिरेशन थी 92 वर्ल्ड कप की। और वो 90s का दौर तो हमारा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि एट टाइम हम स्नूकर के भी चैंपियन थे, स्क्वाश में भी चैंपियन थे, वर्ल्ड कप जीते थे, हॉकी हमने जीती थी वर्ल्ड कप। तो क्रिकेट एक शौक था और ऑब्वियसली इंस्पिरेशन था। इमरान भाई, फिर वकार भाई और वसीम भाई जिस तरह लीड कर रहे थे फ्रंट से बॉलर्स, तो मेरा भी एक शौक पैदा हो गया कि मैं भी इनकी तरह फास्ट बॉलर बनूं और मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं।
और बस टेप बॉल से स्टार्ट किया, जिस तरह नॉर्मली होता है पाकिस्तान में कि मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर गली स्ट्रीट क्रिकेट स्टार्ट करते हैं टेनिस बॉल से और फिर फर्दर उसको लेके जाते हैं क्लब क्रिकेट। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि जब मैंने प्रोफेशनल हार्ड बॉल क्रिकेट स्टार्ट किए तो 2001 में मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किए, और 2003 पाकिस्तान डेब्यू मेरा हुआ। 2001-2 में मैं पेशावर से अंडर 19 रीजन खेला हूँ। तो वहाँ पे मैंने पहले साल तो खैर मैंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन सेकंड जो दूसरा साल था मेरा अंडर 19 का, जो नेशनल चैम्पियनशिप होते हैं, और उसमें मैंने टॉप किया था। लेकिन उमर भाई, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा वो लम्हा था, ज़ाहिर है स्पेसिफिक आप फास्ट बॉलर थे और हमारे टेप बॉल की क्रिकेट आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है फास्ट बॉलर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं पाकिस्तान की जो क्रिकेट है। और उसकी जो पहला स्टेप होता है वो टेप बॉल होता है। तो एज ए फास्ट बॉलर आपको कौन सा फास्ट बॉलर जो था उसको अप्लाई करते थे कि यार इस तरह का फास्ट बॉलर मैंने बनना है? जिस तरह मैंने पहले अर्ली कहा कि वसीम भाई, वकार भाई को देखते थे, और एज ऑलराउंडर इमरान भाई जिस तरह फ्रंट से लीड कर रहे थे एज ऑलराउंडर, तो मेरी भी कोशिश थी कि खैर ऑलराउंडर तो मैं नहीं बन सका, ऑल दो मुझे शौक था क्लब क्रिकेट में मैं ऊपर बैटिंग करता था, और लेकिन जो 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 मेन मेरा एक टारगेट था कि मैंने फास्ट बॉलर बनना है, तो ऑब्वियसली वो वसीम भाई और वकार भाई को मैंने फॉलो किए। अच्छा, उमर भाई मुझे ये बताएं, जब इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ वो कैरियर का कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ से आपको लगा कि यार नाउ मैं इतना अच्छा हो गया हूँ कि मैं अच्छे क्रिकेट के खेलने के लिए मैंने अभी जो है ना मैं बिल्कुल रेडी हूँ, और वो कौन सी अपॉर्चुनिटी थी जो आपको मिली और आपने अवेल की? आई थिंक मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आई वॉज वेरी लकी कि मैं इतनी जल्दी में पाकिस्तान खेल गया, क्योंकि 2001 जिस तरह मैंने अर्ली कहा, मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, और 2002 पेशावर से खेला हूँ, 3 में मेरा डेब्यू हो गया। उस टाइम पे काफ़ी मेरे साथ जो बाकी जो मेरे कुलीग्स थे, या जो पेशावर से खेल रहे थे, मैं सबसे पहले नाम लूँगा फजल अकबर के, यासिर हमीद, ये ऐसे लड़के थे कि ये काफ़ी टाइम से फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। इसके अलावा बाकी भी हमारे डोमेस्टिक सीजनल प्लेयर्स थे, और अरशद खान थे, मुजाहिदुल अब्बासी थे। हम्म। अ, वो इतना जल्दी नहीं, लेकिन आई वुड से कि मैं लकी था कि पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किया। और जो आपने क्वेश्चन किए कि वो टर्निंग पॉइंट, तो आई थिंक स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में एक यंगस्टर के लिए मौका होता है कि जब एज पाकिस्तानी, या चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, जब आप बायलैटरल सीरीज खेलते हो, इंडिया पाकिस्तान का जो बायलैटरल सीरीज होता है, और उसमें जब आप परफॉर्म करते हो, तो आपके काफ़ी चांसेस होते हैं कि आप एक स्टार के तौर पे आप ऊपर आ जाते हो। तो आई थिंक 2004 में जब मैं पहली दफ़ा अगेंस्ट इंडिया में खेला हूँ लाहौर पे, जो टेस्ट मैच हुआ था जिसमें मैं मैन ऑफ द मैच हुआ, ऑल दो जी उसमें फिर जी। मैं इंजर्ड भी हो गया था, लेकिन आई वुड से कि वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे कैरियर का। वहाँ से ऑब्वियसली जब आप इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करते हो, फिर आप इतने बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट करते हो, सचिन, द्रविड़, गंगोली, इस तरह के प्लेयर्स को, तो ऑब्वियसली एक पूरी दुनिया इंडिया पाकिस्तान के मैचेस को फॉलो करते हैं, और स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारे जो सेलेक्टर थे। तो आई वुड से कि वो एक मेरे करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। और नॉर्मली होता भी ये है कि इंडिया के खिलाफ चाहे कोई बैटर खेल रहा होता है या कोई बॉलर खेल रहा होता है, जब वो परफॉर्म करता है तो वो रातों रात हीरो बन जाता है। जैसे टेप बॉल में होता है, अगर एक रात में किसी भी फास्ट बॉलर को 6 छक्के पड़ जाएं तो वो ज़ीरो, और अगर एक ही रात में अगर एक बैटर जो है वो कोई 6 छक्के मारते तो वो हीरो। सो नो डाउट कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की हाइप तो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इस दौरान उमर भाई कोई यादगार ऐसा कोई मैच था जो आपको लगा कि वो भी आपको लगा होगा यार ये मैच मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता? देखिए, मैचेस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे पहला जो मैच होगा मेरा जो करियर का जो यादगार है, अगेंस्ट इंडिया, जो पहला टेस्ट मैच था जिसमें मैन ऑफ द मैच हुआ था, और उसके बाद जो पहली दफ़ा जो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था T20 में, पहले बॉलर बन गया था जिसने 5 आउट किए अगेंस्ट न्यूजीलैंड 2009 वर्ल्ड कप में। तो आई जी थिंक जी। ये एक मेरे करियर का एक बेस्ट मोमेंट हो सकता है। बाकी इंग्लैंड सीरीज पे जब एक टाइम पे हम 2-0
हम सीरीज में थे, इंग्लैंड 2-0 से लीड कर रहा था। वहाँ पे जो बैक टू बैक जो मेरी परफॉर्मेंस थी ओवल पे लॉर्ड्स पे जो मैंने मैचेस जिताए पाकिस्तान के लिए, तो आई थिंक वो मैचेस मुझे काफ़ी मेरे मेरे कैरियर में यादगार है। बाकी काफ़ी परफॉर्मेंसेस है, लेकिन ऑब्वियसली नहीं, वो तो है। हर बंदे और हर प्लेयर के कैरियर में कुछ कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं या कुछ मैचेस ऐसे होते हैं कि जो उसको हमेशा याद रखता है। और अगर फैंस भी जब भी मिलते हैं फैंस में, तो हमेशा से वो इंडिया का, और जो 2009 जो मैंने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था T20 में, जो 5 मैंने आउट जी किए थे, जी। तो हमेशा से का जो जो मेरे फैंस हैं वो भी उस चीज़ को याद करते हैं। और एक चीज़ और, अम, जो 2014 आई थिंक T20 वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे श्रीलंका में, वहाँ बांग्लादेश पे में। एक मैच में मैं मैन ऑफ द मैच बना था। मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था एज बॉलर नहीं, बल्कि इनफैक्ट एज बैटर मुझे मिला था। आपको शायद याद भी हो, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। जैक कैलिस को आपने छक्के मारे थे बड़े जबरदस्त। यस, गॉट इट। जब हमारे सारे बैट्समैन आउट हो गए थे और आपने नीचे जब से मेरी आके रन बारी चेज आई, किए थे। जी, जी, जी। तो वो जब मैंने डगआउट में देखा तो सारे बस डिसअपॉइंट थे। ऑब्वियसली सब सोच रहे थे कि मैच तो हमारे हाथ से निकल गया। लेकिन मेरे साथ उमर अकमल क्रीज़ पे खेल रहा था, तो वो जो मैच था आई थिंक वो भी मेमोरेबल मैच था। आप कह सकते हैं कि करियर का जो जो लोग याद करते हैं, तो वो मैच भी काफ़ी लोग याद करते हैं, वो जो वो परफॉर्मेंस थी वो मैच मेरी भी एज़ ऐसा था। बैटर। वो मैच भी उमर भाई ऐसा था कि वो मैच आपने, अगर इतने मैचेस आपने एज ए बॉलर जितवाए थे, तो वो मैच बिल्कुल हम एक विटनेस है। हमने देखा कि आपने किस तरीके से छक्के लगाए। और उस मैच के बाद जब आप बैटिंग करने के लिए आते थे, तो हमें ये पता होता था कि उमर भाई आए हैं, कुछ 4-6 छक्के लगा के जाएंगे। हमारी ये परसेप्शन बन गई थी उस वक्त। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक मैच। जी, बिल्कुल। जिस तरह अर्ली ऑन मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में मैंने कहा कि मुझे शौक था बैटिंग का। मैं रेगुलर नेट में बैटिंग करता था। अगर बैटिंग नहीं भी मिलती थी, तो मैं अपने थ्रो डाउन वगैरह सेपरेटली मैं करता था। और क्लब में ऊपर नंबर पे मैं बारी लेता था, तीसरे पे वन डाउन या चौथे नंबर पे। तो बैटिंग का शौक तो था, लेकिन कभी अपने आप को कंसिडर नहीं किया कि मैं एज ऑलराउंडर एक ऑलराउंडर बन सकता हूँ। लेकिन ये कोशिश हमेशा की है कि जहाँ पे मुझे मौका मिले और थोड़ी बहुत मैं कंट्रीब्यूट कर सकूँ एज बैटर, तो हमेशा से मैंने ट्राई की है कि थोड़ी 15-20 रन अगर मैं कर सकूँ, तो मैं टीम के लिए जो जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, टीम के लिए फ़ायदेमंद हो, तो मैंने ट्राई की कि बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करूँ। अच्छा उमर भाई, इसके साथ कोई ऐसा मुश्किल मरहला आपकी लाइफ में आया कि, या जहाँ से आपको लगा हो कि शायद अब क्रिकेट जो है उसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है? क्योंकि एक तो आपने बहुत ही लेट शुरू की और बहुत अर्ली आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर गए। सो मैं समझता हूँ कि आप खुशकिस्मत और इतने तगड़े प्लेयर थे कि आप बहुत जल्द पाकिस्तान खेलें। लेकिन कोई ऐसा मौका आया जहाँ पे आपने कोई दिल में ख्याल आया हो गिव अप करने का? नहीं, गिव अप करने का तो जो इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने कॉलेज छोड़ी, और 2001 में जब मैंने क्लब क्रिकेट स्टार्ट किया, तो पहले साल जब अंडर 19 कंपटीशन हो रहे थे, तो उस साल मैं 6-7 मैचेस खेला था, जिसमें 2-3 वनडेज थे और 3 डेज, अंडर 19 में 3 डे मैचेस होते हैं। तो उस साल मैंने कोई ख़ास परफॉर्म नहीं किया था, कोई 15-16 आउट किए थे। तो मैंने सोचा कि यार ये तो आपने क्या किया, ये तो आपने क्योंकि घर से भी प्रेशर था कि आप पढ़ाई करो, और बहुत कम सपोर्ट था। तो मैंने कहा यार आपकी तो स्टडी भी गई, आप क्रिकेट भी है। लेकिन फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि नहीं, अभी भी है मेरे पास 1-2 साल है अंडर 19 के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगा, इससे ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर मैं परफॉर्म करूँ, तो मेरे पास स्टिल एक मौका है। तो उस टाइम पे पाकिस्तान में अगर आपको याद हो, रीजनल एकेडमी स्टार्ट हुई थी पूरे पाकिस्तान बिल्कुल में, ऐसे हुआ। 7-8 एकेडमीज। तो बिल्कुल। खैर एनीवे उस एकेडमी में मेरा नाम तो नहीं था, जो पेशावर के 25-30 लड़के थे। लेकिन फिर हम्म मैंने रिक्वेस्ट की, जो हमारा कोच था फ़ारूक भाई, फ़ारूक ज़बान, मैंने उनको हम्म। रिक्वेस्ट की कि मैं एज अ आउटसाइडर मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, और मुझे कोई अकोमोडेशन या कोई मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो आई वुड से कि फ़ारूक भाई का मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि चल ठीक है, आप आ जाए हमारे साथ ट्रेनिंग करें। तो वो जो 3-4 महीने जो मैंने उनके साथ एज आउटसाइडर, मैं पार्ट ऑफ एकेडमी नहीं था,
वो जो ट्रेनिंग जी। मैंने की उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर जो कंपटीशन हो रहा था, उसमें फिर मैंने टॉप किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद एक नाम चला, फिर मैं पाकिस्तान आप अंडर पीआईए 19 की वर्ल्ड कप तरफ के से लिए फिर सिलेक्ट आप हुआ। खेले हैं? सॉरी। आप पीआईए की तरफ से आप खेले हैं, आपको डिपार्टमेंट मिला पीआईए का, आपने पीआईए को प्रेजेंट बिल्कुल किया? उसी 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 एकेडमी में राशिद खान आए थे, हमारे जो जो पीआई के मैनेजर थे। तो जी जी। उन्होंने मुझे देखा और फरूख भाई को कहा कि यार ये लड़का, इससे पूछ लो, अगर ये पीआईए से खेलना चाहता है तो मैं उसको अपनी टीम में रखना चाहता हूँ। तो फरूख भाई ने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि उस टाइम पे पीआईए और हबीबेक, ये बड़ी दो टीमें टीमें होती ऐसी थी। थी कि जिसमें टॉप के प्लेयर्स खेलते थे, वसीम अकरम, मोइन खान, जितने भी बड़े बड़े बिल्कुल, आई नो। प्लेयर्स थे ये इस दो डिपार्टमेंट में खेलते थे। तो मैंने तो बिल्कुल ही एक सेकंड के लिए भी वेट नहीं किया, मैंने कहा ठीक है मैं खेलना चाहता हूँ। एक एक ये मौका था इनिशियली, और फिर उसके बाद जो अगेंस्ट इंडिया, जब मैं जी इंजर्ड हो गया था ड्यूरिंग द मैच, तो उस टाइम पे काफ़ी लाइक ये सोशल मीडिया तो उस टाइम पे बहुत कम था, लेकिन जो प्रेस मीडिया था या टीवी पे काफ़ी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे, वो भी ये कह रहे थे कि यार इस इंजरी के बाद, क्योंकि मेरे जो बैक इंजरी हुई थी, 3 फ्रैक्चर हुए थे, मेरे स्ट्रेस फ्रैक्चर थे, तो उसके बाद कम बैक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रीवियसली भी हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्लेयर्स थे कि जिनको बैक इंजरी हो गई थी और उन्होंने फिर वापस उन्होंने कम जी, बैक नहीं। जैसे मोहम्मद जाहिद थे, मोहम्मद जाहिद थे। सबसे बड़ा हमारा पाकिस्तान का लॉस भी वो था जब मोहम्मद जाहिद को बैक इंजरी हुई और उनका कैरियर ख़त्म हो गया था। जी, बिल्कुल, वो भी मेरे माइंड में था, क्योंकि वो मेरे साथ भी आईए से भी खेले थे, और उनका जब कमबैक हुआ था, लाइक जब हम छोटे थे तो उनका जो डेब्यू हुआ था, जिस तरह वो बॉल करते थे, जितने स्पीड के साथ, लेकिन जब हम्म। उन्होंने कमबैक किया इंजरी के बाद, तो वो उस तरह वो स्पेस उनका नहीं रहा। तो खैर एनीवे, हम्म। इन शॉर्ट, वहाँ पे जब मैंने फिर ये जो डायग्नोस हुआ कि मुझे 3 फ्रैक्चर है, तो हमारे कोच आए थे बॉब वुलमर, उस टाइम पे उसने बड़ा बड़ा सपोर्ट किया मुझे। उसने मुझे स्पेशली साउथ अफ्रीका भेजा, वहाँ पे अपने घर में मुझे 2-3 दिन रखा, वहाँ पे जो जो मेरी ट्रीटमेंट थी, जो डायग्नोस हुआ, साउथ अफ्रीका में मेरा डायग्नोस हुआ था ये कि फ्रैक्चर हुआ है। तो बॉब वुलमर ने काफ़ी सपोर्ट किया था, और उसके बाद जो 7-8 महीने मैं एमसीए में रहा, वहाँ पे जो ट्रेनिंग की है मैंने, जो रिहैब किया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी हेल्प मिले मेरी बॉलिंग में, क्योंकि काफ़ी मैं फिजिकली स्ट्रांग हुआ, मेरे लेग्स स्ट्रांग हो गए, मेरे बैक स्ट्रांग हो गए। और हम्म। इंजरी से पहले जो मेरा पेस था 135 था, और जब मैंने कम बैक किया तो फिर मैंने 150 पे बॉल किए। तो आई थिंक ये दो मौके ऐसे थे कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसहार्ड हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मुझे बिलीव था अपने ऊपर कि इंशाल्लाह मैं अगर अपनी हार्ड वर्क करूँगा, अपना अच्छा रिहेब करूँगा, तो इंशाल्लाह मैं कम बैक कर सकता हूँ। तो आई थिंक आई वुड से कि ये दो मौके पे थोड़ा सा मुझे मायूसी हुई थी, लेकिन ये था कि अपनी मेहनत नहीं छोड़ी थी। लेकिन उमर भाई, आप एक वक्त आया कि देखिए आप पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बॉलर तो हुए ही हैं, लेकिन एक टाइम आया कि आपके जो यॉर्कर थे आपको यॉर्कर स्पेशलिस्ट कहा जाता था उस वक्त। तो ये यॉर्कर स्पेशलिस्ट अगर आप चाहते थे 6 बॉलें यॉर्कर करनी तो आप 6 बॉलें ही यॉर्कर कर लेते थे। मतलब मैंने नहीं देखा किसी भी, चाहे आप टेप बॉल की क्रिकेट को उठा लें, दुनिया की क्रिकेट में उठा के देख लें, ऐसा एक्यूरेट यॉर्कर कोई भी नहीं करता था। तो इसके लिए आपने स्पेसिफिक कोई हार्ड वर्क किया, एक अलहदा सेशन लिया इस चीज़ का कि अगर मैंने आप करते भी डेप्थ ओवर थे और उसकी आपकी जो परफॉर्मेंस होती थी वो अनबिलीवेबल होती थी, तो क्या स्पेसिफिक आप इसके लिए करते रहे जो आप इतने परफेक्ट थे यॉर्कर्स में? इसमें दो चीज़ें, एक तो सबसे पहले जो हमने कहा कि पाकिस्तान में मोस्टली जो क्रिकेटर है वो टेप बॉल के आते हैं, तो ऑब्वियसली टेनिस बॉल में आपके पास इतना मौका नहीं होता है, और हर हर बैट्समैन जो है ना, वो तो सिर्फ बल्ला चलाता है और वो आपको मारता है। तो एक तो हमें टेप बॉल में काफ़ी इस चीज़ का आइडिया था कि यॉर्कर एक ऐसा बॉल था जिस पे आपकी बचत हो सकती थी। फिर जब ये T20 क्रिकेट स्टार्ट हो गया 2006-7 में पहली दफ़ा, और जब वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस टाइम पे वर्ल्ड कप से पहले हमारा कैंप लगा था, काकुल में पहले हमारा फिजिकली कैंप लगा था, फिर कराची, 2-3 जगहों पे हमारे काफ़ी अच्छे कैंप लगे थे, प्रिपरेशन की थी। तो मैंने ये देखा कि ये यॉर्कर एक ऐसा बॉल है कि जिस पे आपको बचत हो सकती है, आप सर्वाइव कर सकते हो, स्पेशली T20 में।
तो काफ़ी उस पे मैंने उसकी प्रैक्टिस की है, मेहनत की है और हर मैच से पहले मैं स्पेशली इसके लिए ड्रिल करता था, लेफ्टी के लिए भी और राइटी के लिए भी। तो आई थिंक प्रैक्टिस जो है, जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी जो आप अगर आपके की जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो उस पे सबसे पहले आप अगर जितना प्रैक्टिस करते हो, ताकि उस पे आपको कमांड हासिल हो और उसके बाद फिर आप नई चीज़ें सीखते हो। तो आई थिंक ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आप इस पे आपको इस पे अबूर हासिल होता है। अच्छा उमर भाई, हमने देखा कि आपका रिवर्स बड़ा ज़बरदस्त होता था। रिवर्स ज़ाहिर है एक ऐसा बॉल होता है कि हमारे पाकिस्तानी बॉलर्स की आइडेंटिटी है बेसिकली, जो रिवर्स है, चाहे वो वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हो, सरफराज नवाज से शुरू हो जाएं, आप हों, फिर उसके बाद हमने देखा है कि शुएब अख्तर। तो मतलब ये रिवर्स हमारी जो एक बहुत बड़ी हमारी आइडेंटिटी होती थी। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो आजकल की क्रिकेट में, उमर भाई, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है ना, वो अभी सेशन में शुरू करने वाला हूँ कि आजकल की क्रिकेट में हम इसी बॉल के लिए, इसी वेपन के लिए, अब हमारी आंखें तरस गई हैं कि हम इस तरह को कोई बॉलर हमारे सामने आए जो इस तरह का रिवर्स करे जिस तरह आप लोग करते थे। देखिए, ऑब्वियसली ये एक आर्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर्स स्विंग क्या होता है, तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं कि जब बॉल पुराना हो जाता है और शाइन, एक साइड शाइन होता है, दूसरा रफ, तो शाइन साइड पे बॉल स्विंग होता है। लेकिन इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको इसका आना भी है, ये एक आर्ट है। और इसको जब आप एज बॉलर जब आप बॉल करते हो ना, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि बॉल कितना स्विंग हो रहा है, ज़्यादा रिवर्स हो रहा है, ये कम हो रहा है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपने स्विंग को जज करना है, स्विंग हो रहा है नहीं हो रहा। और जो सेकंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके जो बॉलिंग मसल है, आपकी जो बॉलिंग मसल मेमोरीज है, ये स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसके बैक पे काफ़ी मेरी जो बॉलिंग रिपीटिशन है, काफ़ी मैं फर्स्ट क्लास खेला हुआ था, रेड बॉल काफ़ी खेला हुआ था। तो मैं हर तरह के फेस के लिए रेडी था कि अगर नया बॉल है तो नया बॉल किस तरह करना है। फिर जब मिडल में जो बॉल आता है, तो उस टाइम पे, और इवन जब आपका लास्ट सेशन होता है, तो वहाँ पे आपको रिवर्स स्विंग मिलता है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे जो हेल्प मिली है रिवर्स स्विंग के लिए, कि मेरी जो बॉलिंग मेमोरीज थी वो बड़ी स्ट्रांग थी। मेरे बॉलिंग मसल काफ़ी स्ट्रांग थे, क्योंकि मैं फर्स्ट क्लास काफ़ी खेला हुआ था। अगर आप अभी देख लें मेरे इंटरनेशनल मैचेस के अलावा, तो मेरे 100+ फर्स्ट क्लास मैचेस है, जो कि उससे काफ़ी मुझे हेल्प हुआ। मेरे ना सिर्फ मेरे फिजिकली मुझे फ़ायदा हुआ, बल्कि मेरे स्किल में भी काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ। तो आई थिंक कि आपको रेड बॉल खेलना चाहिए, चाहे वो आप वनडे खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, क्योंकि जब आप रेड बॉल खेलते हो, आप लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हो, तो आप काफ़ी चीज़ें सीखते हो। सबसे पहले तो आपकी फ़िटनेस उससे काफ़ी इम्प्रूव होती है, बल्कि और सेकेंडली उसमें आपके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और उस टाइम पे काफ़ी जो जो जिस भी टीम में, अगर मैं पेशावर से खेल रहा था या डिपार्टमेंट के टीम से खेल रहा था, तो हमारे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर होते, तो हम उनको देखते थे, उनसे सीखते थे। तो आई थिंक मैं ये कहूँगा कि आपको फर्स्ट क्लास रेड बॉल खेलना चाहिए, ताकि आपके जो स्किल्स है उससे काफ़ी इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन उमर भाई, आजकल के एरा में जो हमारे प्रेजेंट फास्ट बॉलर हैं, एज ए फास्ट बॉलर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। हमने भी इतनी क्रिकेट खेली, हम भी तो फास्ट बॉलर ही थे, लेकिन हमें भी पता है कि फास्ट बॉलर की फ़िटनेस का क्या लेवल होना चाहिए, क्या स्विंग, हमें भी थोड़ी बहुत हाव है इसकी। लेकिन आप लेजेंड गुजरे उमर भाई। हमारे आजकल के एरा में जो हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, जिसकी मैं बात करूं, अगर नसीम शाह की बात करता हूं, शाहिन शाह अफरीदी की बात करता हूं, वसीम जूनियर की बात करता हूं, हारिस रऊफ़ की बात करता हूं, ये जो करंट हमारे फास्ट बॉलर हैं और जो इस वक्त हमारा फेस है फास्ट बॉलिंग में पूरी दुनिया के अंदर, वो वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती। क्योंकि जो चीज़ जो 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 आप लोग रिवर्स करते थे, वसीम जूनियर को मैंने देखा थोड़ी बहुत उनके अंदर वो रिवर्स स्विंग का बॉल नज़र आता है। तो क्या आप वजह समझते हैं, क्या ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से, या रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने की वजह से, या उस तरीके से ये लर्न नहीं करना चाह रहे कि हम अपने वेपन्स पे काम करें? देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट तो एज बॉलर आपको कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है। आपको सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि आप अगर यॉर्कर करते हो या बाउंसर करते हो, तो वो उस पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि हाँ यार, मैं ये बॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप विद अ क्लियर माइंड, क्लैरिटी के साथ आप बॉल करो कि हाँ, मैं ये यॉर्कर करने जा रहा हूँ, ये यॉर्कर ही होगा। जहाँ पे आपके डाउट्स पैदा हो गए, तो वहाँ पे आप उस तरह के एग्जीक्यूट नहीं
नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मैं एज बॉलर अगर मैं कहूँ कि मुझे डेथ के ओवर में मेरा स्ट्रेंथ क्या है, स्लोअर वन है, यॉर्कर है या बाउंसर है। तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे पता था कि एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अगर आप फील्ड अपने फील्ड ले लो और यॉर्कर पे आ जाओ, क्योंकि यॉर्कर ऐसे बॉल है कि जहाँ इस पे आपको विकेट भी मिल सकती है, आप डॉट बॉल भी इससे कर सकते हो, आप रन भी ज़्यादा कंसीड नहीं कर सकते। तो आई थिंक एक तो कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, और दूसरा ये कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। जो मैं नोट कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से, क्योंकि जो इवन शाहीन, नसीम जो आपने नाम लिया, हारिस, ये सारे लड़के जब ये स्टार्ट में आए थे ये अच्छे यॉर्कर कर रहे थे, लेकिन अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करते हैं, वेरिएशन पे बिलीव करते हैं, ज़्यादा स्लोअर वन करते हैं या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं। यॉर्कर पे बहुत कम इनको कॉन्फिडेंस है। तो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और साथ में यॉर्कर के साथ साथ आपको अपनी फील्ड का पता होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये आपको अपनी फील्ड का पता होना चाहिए। तो आई थिंक अगेन मैं कहूँगा कि ये जितने भी आपने नाम लिए हैं, इनमें से बहुत कम बॉलर्स हैं जो इनको अगर ये फ्री भी होते हैं या इनको मौका भी मिलते हैं तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेलते हैं, जो कि इनके ऑब्वियसली यॉर्कर के लिए आपको काफ़ी एक तो ये कंट्रोल चाहिए, प्लस आपके जो एनर्जी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो एनर्जी भी ज़रूरी है। तो ये जितने भी लड़के हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या ये तो वनडे खेल रहे, वनडे भी तो हमारे इतने नहीं होते, बहुत कम होते हैं, लेकिन ज़्यादा ये T20 खेल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अपने कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये सारे अच्छे बॉलर हैं। इनको जो जब स्टार्टिंग में आए थे, इवन शाहीन हो गया था या हारिस रऊफ या नसीम शाह, ये अच्छे यॉर्कर कर दे, बल्कि नसीम शाह तो अभी भी अच्छा यॉर्कर। मैं ये कहूँगा कि नसीम शाह आपकी तीनों फेस के लिए अच्छा बॉलर है, चाहे वो नया बॉल हो या मिडल में हो या इवन डेथ में। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है या वो तो डरता है कि मुझे हिट ना लगे। तो अगेन वही कि क्लैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है और सेल्फ बिलीव। तो इनमें एबिलिटी है, लेकिन इन्होंने आई थिंक उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, उसको ज़्यादा उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो ये उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते या इनको कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन उमर भाई, इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी एक इसमें आती है हमारी, कि हमारे जितने भी लड़के हैं वो ज़्यादातर जो है ना वो प्रायोरिटी वाइट बॉल क्रिकेट को दे रहे हैं, लीग क्रिकेट्स को दे रहे हैं। जो कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही होती है या फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, तो फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक क्रिकेट को वो इतनी अहमियत नहीं देते जितनी वो वाइट बॉल की क्रिकेट को देते हैं और लीग्स खेलनी चली जाती हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारे क्रिकेट बोर्ड को इस तरह के कुछ जो है ना वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि पहले जितने भी हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं या जो जो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको मेक श्योर करें कि फ़र्स्ट क्लास में खेलें, स्पेशली हमारे चाहे बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं। देखिए मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए। अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में आपको मिसाल देना चाहूँगा, मैं मिसाल एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, इंग्लैंड की या ऑस्ट्रेलिया की। उनकी जो काउंटी क्रिकेट है या ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट क्रिकेट है, उनके 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक होता है नेशनल टीम का और एक होता है स्टेट का, आपकी काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आपको बताते हैं कि आप जब भी अवेलेबल हो तो आपकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए, सबसे पहले आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना ज़रूरी है। तो मैं हम्म। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को भी ये होना चाहिए कि, क्योंकि ये कुछ प्लेयर जो जो आपने नाम लिया जो हमारे नेशनल टीम से खेलते हैं, ये तो ऑब्वियसली इनका नेशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है नेशनल टीम के साथ, लेकिन बाकी भी जो प्लेयर्स है वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अगर ये लड़के, अगर पीसीबी उनको बताए कि आपने यार सीजन में जब आप अवेलेबल हो तो आपने 4 या 5 मैचेस आपने फर्स्ट क्लास की खेलने हैं, क्योंकि एक तो इससे ना सिर्फ इन प्लेयर्स को खुद फायदा होगा, बल्कि इनके साथ जो यंगस्टर खेलेंगे वो इनसे सीखेंगे। क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ली आपको कहा कि जब मैं पेशावर से खेला था या इवन हबीब बैंक से या पीआईए से मैं खेला हूँ, तो उस टाइम पे हम बाहर अगर बैठे भी होते थे तो अंदर हमारे बड़े बड़े प्लेयर खेलते थे और उनसे हम सीखते थे। वो हम देखते थे कि यार ये डिफरेंट फेज पे डिफरेंट सेशन पे क्या करते हैं। तो इसी कितने तरह बड़े ये बड़े लड़के बॉलर थे।
उमर भाई, साजिद शाह खेल रहा होता था एचबीएल की तरफ से, आप देखें कि कबीर खान खेल रहा होता था, इतने बड़े बड़े बॉलर खेल रहे होते थे, और आप जैसे बड़े फास्ट बॉलर जब खेल रहे होते थे तो उस वक्त तो वो जो इन्वायरमेंट था वो ही हमें ऐसे लग रहा होता था जैसे इंटरनेशनल मैच हो रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अब मुझे अभी भी याद है कि जब ये फर्स्ट क्लास मैचेज़ होते थे, तो जब भी ये पीआईए का या हबीब बैंक का मैचेज़ होते थे, तो लोग अपने मैचेज़ छोड़ के आते थे। जब पेशावर में मतलब जिमखाने के जो प्लेयर्स थे, वो जी जी जी। पहले से उनको पता होता था कि यार कल जो है ना हबीब बैंक का और पीआईए का आपस में मैच है, तो उनको प्लेयर्स का भी पता होता था। और जो आपने नाम लिए, तो ऑब्वियसली बड़े-बड़े प्लेयर्स उसमें होते थे, और यंगस्टर को काफ़ी सीखने को मिलता था। इनिशियली जब मैंने जब डिपार्टमेंट क्रिकेट स्टार्ट की, तो मोइन भाई हमारे कैप्टन थे, वो उसमें मोइन खान खेलते थे, मोहम्मद जाहिद होते थे, फजल अकबर होते थे, आसिफ जाहिद मुश्तबा, फजल थे। यानी जाहिद हाँ, फजल फजल थे। काफ़ी बड़े प्लेयर होते थे। तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला मोइन भाई से, जिस तरह वो उनकी जो एक माइंडसेट है कि एक फाइटर क्रिकेटर थे, उनसे काफ़ी हमें सीखने को मिला। फिर जब मैं फिर हबीब बैंक में आ गया, तो यूनुस भाई वहाँ पे हमारे रोल मॉडल थे। यूनुस भाई से काफ़ी कुछ मैंने सीखा, क्योंकि मैंने अपने करियर में अभी तक अगर किसी ट्रू प्रोफेशनल क्रिकेटर को देखा है, तो वो यूनुस भाई है, क्योंकि ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड वो बड़े प्रोफेशनल थे, और काफ़ी उनको देख के उनसे सीखने को मुझे मिला है। तो यही है मेरे ख्याल से, अगर ये प्लेयर्स अगर डोमेस्टिक में जाए जब भी फ्री हो, या अगर यंगस्टर के साथ क्रिकेट खेले, तो वो यंगस्टर भी ग्रूम हो सकते हैं, और प्लस इनकी अपनी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो आई थिंक पीसीबी को चाहिए कि ये इन प्लेयर्स के लिए जो डोमेस्टिक मैचेस हो रहे होते हैं, इनको बताया कि आपने सबसे पहले 4-5 मैचेस खेलने हैं, उसके बाद बेशक आप चले जाए, आप डिफरेंट लीग्स भी खेलें, क्योंकि अगर आप दूसरे लीग्स भी खेलते हो, तो उससे भी आप ड्रेसिंग रूम को शेयर करते हो, आपके साथ दूसरे डिफरेंट कंट्रीज से प्लेयर कॉन्फिडेंस आते हैं, आता आप है। उनसे भी सीखते हो। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप दूसरे फ्रेंचाइज लीग्स वगैरह खेलते हो, वो भी खेलने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले आपने के जो डोमेस्टिक जो कंपटीशन है, जो डोमेस्टिक सीजन होता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अच्छा उमर भाई, अब्बास अफरीदी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है, अब्बास अफरीदी के ऊपर आप स्पेशली कोई काम कर रहे हैं? ऑनेस्टली टाइम टू टाइम मैं उसके साथ फ़ोन पे तो मेरी बात होती है, मैं उसको बताता हूँ, उसको टिप्स वगैरह भी देता हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई मौका नहीं मिला, क्योंकि वो भी बिज़ी होता है वो। बल्कि इनफैक्ट मैं तो मेरे पास मौका होता है, लेकिन वो काफ़ी बिज़ी होता है, नेशनल टीम के साथ होता है या कोई लीग वगैरह में होता है। तो अभी तक उसके साथ एज़ सच कोई काम तो नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि जिस पे वो काम कर सकता है, स्पेशली उसके जो एक होता है ना कि उसके पास स्किल्स है, उसका जो वेरिएशन, उसका जो स्लोअर वन है, बहुत कम बॉलर इस तरह की वेरिएशन, बैक ऑफ द हैंड बॉल वो बाउंसर अच्छा कर लेता है, लेकिन सम टाइम क्या होता है स्लो कि बहुत आपके अच्छी कर पास ले। स्किल्स वेरिएशन तो होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो जो एक टैक्टिक्स होते हैं कि आपने विकेट कैसे लेना है, प्लेयर्स को किस तरह आपने रीड करना है, बैट्समैन को, और किस टाइम पे कौन सा बॉल करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी अगर उसके साथ मैं काम करूं, तो मैं भी को उसको और हेल्प मिल जाए, क्योंकि बॉलर बॉलर जो जितने भी ग्रेट्स गुजरे हैं, तो वो उनके स्किल्स की तो कमी नहीं थी, लेकिन साथ में वो काफ़ी क्लेवर भी होते थे कि वो बैट्समैन को रीड करते थे कि इसकी वीकनेस क्या है, और किस टाइम पे मुझे कौन सी फील्ड के साथ क्या बॉल करनी है। तो आई थिंक अभी वो यंग है, अभी उसको मज़ीद सीखना होगा, और थोड़ी बहुत ये है कि उनके माइंडसेट पे काम करना होगा, कि आपको बैट्समैन को किस तरह आउट करना है। अच्छा उमर भाई, अभी अब आखिर में मैं 10-12 मिनट मुझे और लगेंगे बस। जो मौजूदा क्रिकेट की बात कर लेते हैं, अभी पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को अगर हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान की टीम होम कंडीशंस में बहुत उम्दा परफॉर्म कर रही है। एशिया कप में देखें हम, ट्राई नेशन पाकिस्तान ने जीती, एशिया कप का पाकिस्तान ने फाइनल खेला। तो मौजूदा जो आपको नज़र आ रहा है, जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है पाकिस्तान का, इसको आप कैसा देखते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर? देखिए, अगर आप इस साल की परफॉर्मेंस देखें टू 2025 की, तो इसमें
आप कह सकते हैं कि रेड बॉल में हम 50-50 थे, इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी क्योंकि हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम सीरीज़ हमने ड्रॉ किया, वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हमने अच्छा टेस्ट, एक मैच जीता, दूसरा हम हारे हैं। होम कंडीशन पे हम खेल रहे थे, हमने होम पिचेस बनाए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि टेस्ट के रेड बॉल में हम इतने कंसिस्टेंट नहीं थे। ऑल दो वाइट बॉल में अगर आप कहें तो वनडे में, हाँ, वनडे में हमारी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत अच्छी जो कि हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। टी20 में स्पेशली परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है, लेकिन होम कंडीशन में तो हम अपने कंडीशन के हिसाब से हम खेलते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे बैट्समैनों को, जब हम अवे खेलते हैं, हम बाहर खेलते हैं, तो जी जी। उसमें आई थिंक वो उस वहाँ पे फिर आपके जो एडॉप्टेशन है कंडीशंस को, किस तरह आपने अडॉप्ट करना है, आपकी टेक्निक्स, आपका टेम्परामेंट, ऑब्वियसली वो हमें बाहर जो ना वो एक्सपोज हो रहा है। तो हमें इस चीज़ पे काम करना है कि हम बाहर जाके अवे सीरीज हमने किस तरह जीतनी है। अगर आप देखें चैंपियन ट्रॉफी में वो हमारे होम पे हो रहा था, लेकिन हम उसमें हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं थी। एशिया कप में हम अच्छे बिल्कुल। थे, वहाँ पे दो ही टीमें अच्छी थी, इंडिया और पाकिस्तान, जो कि दोनों ने हम्म। क्वालिफाई किया, पाकिस्तान और इंडिया ने क्वालिफाई किया। ऑल दो हम वो फाइनल हारे, लेकिन स्टिल आई हम्म। बिलीव कि हमें थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट लानी होगी, स्पेशली मिडल ऑर्डर में हमें तीनों फॉर्मेट में ऐसे प्लेयर्स चाहिए कि टेस्ट टेस्ट अगर रेड बॉल की बात करें तो वहाँ पे तो हमारे बैटिंग ऑलरेडी स्टेबल है। आई वुड से कि वो स्टेबल है, हमारे मिडल ऑर्डर भी स्टेबल है, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। सलमान अली आगा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, रिजवान परफॉर्म कर रहा है, सऊद परफॉर्म कर रहा है, वो हम कहते हैं। लेकिन स्पेशली वनडे और टी20 में हमें मिडल ऑर्डर में ये जो बैटिंग है हमें इसको और तगड़ा करना है। स्पेशली टी20 में हमें पाँचवें छठे नंबर पे एक ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो आपको 20-25 बॉल पे आपको 40 या 50 और रन कर सके। तो आई थिंक एक तो मिडल ऑर्डर हमारा थोड़ा फ्रेजाइल है, स्पेशली टी20 में। और जो सेकेंडली जो मुझे लग रहा है कि हमारी जो फास्ट बॉलिंग है वो मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, स्पेशली जो डेथ के ओवर है वहाँ पे हमारे हम्म। पास अभी कोई ऐसा बॉलर नहीं कि जिस पे हम ट्रस्ट कर सके कि यार ये बॉलर है और ये डेथ में हमें मैचेस जिता सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा इस वक्त इस प्रेजेंट एरा में उमर भाई प्रेजेंट हमारे पास कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं है जिसके ऊपर हम रिलाई कर सकें। जैसे आप लोग डेप्थ ओवर करते थे, 90s की क्रिकेट देखें, वसीम अकरम, वकार यूनस, शुएब अख्तर डेप्थ ओवर करते थे। लेकिन मतलब इतने बॉलर 140 प्लस से बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन मतलब वाह, हमें क्यों इनके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते? देखिए, मैंने जिस तरह अर्ली ऑन कहा कि ये जितने भी हमारे जो अभी वनडे में या टी20 में जो बॉलर्स खेल रहे हैं, जिसमें वो शाहीन है, नसीम शाह है, हारिस रऊफ है, ये वसीम जूनियर तो ये कि बहुत कम खेला है, लाइक ऑन एंड ऑफ टीम के साथ रहा है काफ़ी हम्म। टाइम के साथ। मैं ये एक्सक्यूज़ नहीं करूँगा कि वो खेल नहीं रहा। आप इतने साल जब आप टीम के साथ होते तो आप सीखते भी हो। लेकिन जब हम्म। इनका करियर स्टार्ट हुआ था तो ये सारे बॉलर यॉर्कर भी अच्छे कर रहे थे, डेथ में हमें काफ़ी इन्होंने मैचेस भी जिताए, ये नहीं कि मैचेस इन्होंने हरवाए, काफ़ी मैचेस भी जिताए। लेकिन हम्म। अभी ये साल 2 साल से मुझे लग रहा है कि इनको अपने जो डेथ के जो ओवर्स है उसमें इतने हमें सक्सेस, हमें कामयाबी नहीं मिल रही। ऑल्दो हमारा जो हम्म। स्पिन डिपार्टमेंट था वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो साल 2 साल पहले हम कह रहे थे कि हमारे पास मिडल में ऐसे कोई बॉलर नहीं है, स्पिनर स्पेशली, कि जो हमें विकेटें दिला सके। लेकिन अभी माशाल्लाह से हमारे पास स्पिनर आ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्लेयर पे एक ट्रस्ट करना है, उसको मौके देने तो तभी वो आपके लिए मैच विनर बन सकता है, वो आपके लिए परफॉर्म कर रहा है। स्पिन उमर डिपार्टमेंट तो भाई अभी हमारा माशाल्लाह से अच्छा हो गया है, लेकिन स्टिल आई बिलीव कि हमें फास्ट बॉलर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो होना चाहिए कि डेथ के ओवर्स, नया बॉल तो कर लेते हैं शाहीन, ऊपर से हमें हमेशा से वो हमें जो जो हमें रिक्वायर्ड होता है कि नए बॉल से आउट करना, वो हमें आउट देता है। लेकिन जो मिडल ऑर्डर में या डेथ के ओवर है वहाँ पे हमें इतनी कामयाबी नहीं मिल रही। आपने भी बात की कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में नहीं है, उमर भाई मिडल ऑर्डर में तो हम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हैं। अब हमने हसन नवाज़ के ऊपर इतना रिलाई कर लिया कि एज ए ओपनर बैटर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके पूरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या जितनी भी वो क्रिकेट खेला है, पीएसएल से पहले वो एज ए ओपनर ही खेला। जब न्यूजीलैंड के टूर पे गया तो एज ए ओपनर ही हमें वो खेलता हुआ नज़र आया, पाँचों मैचेस जो वो खेला। तो अब क्या इस तरह की अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, लाइक के जो एज ए ओपनर बैटर खेल रहा है उसने 2 4 5 मैचेस जो हैं वो मिडल ऑर्डर में आके फिनिश कर दी है,
तो उनके ऊपर जो है वो एक स्टैंप लग गई कि यार ये मिडल ऑर्डर का अच्छा बल्लेबाज है। तो इस तरह ये हम मिडल ऑर्डर का जो जेन्युइन बल्लेबाज होगा उनके साथ हम ज्यादती नहीं कर रहे हैं कि जो एक जेन्युइन बल्लेबाज है जिसने मिडल ऑर्डर में ही सारी क्रिकेट खेली है, हम उसको उसके नंबर पे ना खिलाएं और जो ओपनर है उसको मिडल ऑर्डर में खिला दें। तो इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है या इसके ऊपर क्या काम करने की ज़रूरत है उमर भाई? देखिए ये चीज़ें इसको हम भी नोट कर रहे हैं और हर बंदा इसको नोट कर रहा है कि आप जो एक बैटर होता है उसका जो अपना एक मखसूस नंबर होता है। अगर हसन नवाज की आप बात करते हो तो इसको आपने जब पहली दफ़ा सेलेक्ट किया तो एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन इसको एज अ ओपनर आपने सेलेक्ट किया था। इसने जो डोमेस्टिक में भी जो परफॉर्म किया था तो टॉप ऑर्डर में परफॉर्म किया था। तो आपने इनिशियली तो इसको खिलाया लेकिन फिर अगेन आपके मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन नहीं था जो आपके लिए तेज़ खेल सके। तो आपने इसको शफल किया, इसके नंबर को शफल किया, आपने इसको नीचे लेके आए। वहाँ पे ऑब्वियसली जो एक ओपनर होता है उसके ओपनर वाले टेक्निक को तो मिडल ऑर्डर इतना इजी नहीं है मिडल ऑर्डर में खेलना, क्योंकि वहाँ पे एक तो ये है कि सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपने इनिंग्स को बिल्ड करना होता है, या ऐसे भी टाइम होता है कि जहाँ पे आपने स्ट्रेट अवे आपके पास कम ओवर होते हैं, आपने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, आपने तेज खेलना होता है। तो मिडल ऑर्डर आपके मिडल ऑर्डर में जो भी प्लेयर होता है वो उसको वो एक्सपीरियंस प्लेयर ही वहाँ पे खेल सकता है। अगेन मेरे ख्याल से कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी फील्ड में जब कंसिस्टेंट नहीं होते, अगर आप सिलेक्शन में नहीं होते या प्लेयर्स की जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें कंसिस्टेंट नहीं होते, तो आप कभी भी एक स्टेबल टीम नहीं बना सकते। आप कभी भी लाइक ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम जो ना वर्ल्ड के टॉप टीम को हम compete करें। हाँ, लोअर जो रैंकिंग टीम है उनके साथ तो आप compete कर सकते हो, लेकिन जो टॉप की टीम है आप ऐसे कभी भी compete नहीं कर सकते कि आपके एक कंसिस्टेंट जो एक रेगुलर बैटिंग ऑर्डर होता है या आपकी जो बॉलिंग अटैक होता है, आप उसको ज़्यादा शफलिंग करेंगे तो आपकी कभी भी टीम स्टेबल नहीं हो सकती। लेकिन अभी अब बाबर आजम की उमर भाई मैं बात करना चाहूँगा। बाबर आजम ने कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं किया, उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया, एशिया कप से भी ड्रॉप कर दिया गया, दोबारा वो आए। लेकिन वो बाबर आजम, क्या हम लोगों को एज ए पाकिस्तानी एज ए नेशन ये आदत पड़ गई है कि बाबर आजम रन्स करेगा तो हमें अच्छा लगेगा, अगर बाबर आजम रन नहीं करेगा तो बाबर आजम के ऊपर हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल से वही अगेन आपकी सिलेक्शन आपकी कंसिस्टेंसी वो मैटर करता है ना। आप देखें ना कि आपने बाबर आजम को अगर 6-7 महीने पहले आपने उसको ड्रॉप किया, बाबर आजम को और रिजवान को आपने उस पर टैग लगाया कि यार इसकी T20 में परफॉर्मेंस, तो वो परफॉर्म तो कर रहे थे, उनकी 40+ की एवरेज थी दोनों की। लेकिन जो एक इशू बनाया गया कि यार इनकी स्ट्राइक रेट उस तरह की नहीं है जो बाकी जो वर्ल्ड के प्लेयर्स है, तो आपने उनको ड्रॉप कर दिया दोनों को। 6-7 महीने वो टीम से बाहर रहे, और फिर जब कोच ने जब नया कोच जब आया माइक हैसन, तो उसने कहा कि नहीं, दरवाजे तो किसी भी प्लेयर्स के लिए बंद नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमने उनको एक प्लान दिया है कि अगर आप इस प्लान को अडॉप्ट करते हो, आप आपकी बैटिंग में जो जो खामियां हैं, अगर आप इसको क्लियर करते हो, आपका जो स्ट्राइक रेट है अगर आप अच्छा कर लेते हो, तो आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मुझे ये बताएं कि जब बाबर आजम का कमबैक हुआ है, स्ट्राइक रेट तो उसका वही है, वही 120-125 वाला है। एग्जैक्टली। आपने उसको ड्रॉप किया था, 6-7 महीने उसको ड्रॉप किया था। वो एशिया कप भी हमारा खराब चला गया, वहां पे जहां जिस तरह की कंडीशन थी वहां पे अगर आपके इस तरह के बाबर आजम जैसा प्लेयर या रिजवान जैसा स्ट्राइक प्लेयर रोटेट अगर करने आपको वाला होता, प्लेयर होता। तो तो मैं भी कि आप वहां पे ये एशिया कप भी जी सकते थे, क्योंकि कंडीशन हमें सूट कर रहा था। लेकिन फिर जो जो मैं वापस आता हूँ कोच की बात पे कि आपने उसको एक प्लान दिया था, तो मुझे ये बताए कि ये 6-7 महीने में बाबर आजम कौन सी T20 क्रिकेट खेला है? ना उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट हुए, ना कोई वो लीग क्रिकेट खेला है, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई T20 मैचेस खेला है कि आपने उसका कमबैक किया। या तो आप पहले गलत थे या अभी गलत या हो। अब गलत तो है। मेरे ख्याल से ये तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कोच से और सेलेक्टर से कि आप लोगों ने इन दोनों को पहले क्यों ड्रॉप किया और अभी किस बेस पे आपने इनको सेलेक्ट किया। तो ये वही आपकी कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है। आपकी जब एक प्लेयर को आप सेलेक्ट करें तो आप उसको पूरा टाइम दे दो। आप लेके आए हसन नवाज को, लेके आए उसको मिडल ऑर्डर में आपने ट्राई किया, वहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये तो शुक्र करे कि काफ़ी लोग हमारे जो इवन जर्नलिस्ट भी थे वो पीछे पड़े हुए थे साइम अयूब के पीछे।
वो एक अच्छा प्लेयर है, उस पे सम टाइम प्लेयर पे अच्छा बुरा टाइम आता है, लेकिन आपने उनकी स्किल्स को आपने नोट करना है कि यार इस प्लेयर में है एबिलिटी है, इसमें इसकी स्किल्स है कि जो आपके लिए इंटरनेशनल सर्किट पे परफॉर्म कर सकता है। तो ना तो हम एज अ सेलेक्टर और ना ही एज अ क्रिकेट फैन और ना ही एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर हम इतने कंसिस्टेंट है कि हम प्लेयर्स को ग्रूम कर सके। बस हम चाहते हैं कि रातों रात हर मैच में प्लेयर परफॉर्म करे, नहीं। सम टाइम आपको जब उस पर बैड टाइम आता है, बुरा टाइम आता है, तो आपने थोड़ा पैशन दिखाना होता है, आपको उसको टाइम देना होता है, कंसिस्टेंसी बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल से यही चीज़ है, हम थोड़े से मिस कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपके हर 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 डिपार्टमेंट में प्लेयर सिलेक्शन ले ले या कप्तान ले ले या कोचेस ले ले, तो पिछले 3-4 सालों से हम बड़े अनकंसिस्टेंट हैं। हमने हमारे कोचेस लेकिन कितने इसमें चेंज हुए, हमारे कैप्टन इंटरेस्टिंग कितने चीज़ चेंज हो गए। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है उमर भाई, हम देखें कि किसी प्लेयर को अपने ऊपर ही इतमाद नहीं है कि अगर मैंने एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो मैं अगले मैच में बाहर हूँ। तो वो फिर जाहिर है जब एक प्लेयर खेलेगा तो वो अपने लिए इंडिविजुअल क्रिकेट खेलेगा या वो टीम के लिए खेलेगा, तो अपनी नेचुरल गेम से तो वो हट गया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब तक इनको कंसिस्टेंट नहीं करेंगे, पूरा मौका नहीं देंगे, तब तक हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो किसी काम की नहीं है। हमारे एक्सपेरिमेंट एक्चुअली ख़त्म नहीं हो रहे उमर भाई, कि एक लड़के को हमने खिलाया, उसने परफॉर्म नहीं किया, वो बाहर दूसरा आ गया। तो मैं समझता हूँ कि पर्सनली एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं ये बात करूँगा कि हम तज्जिया करते हैं कि क्रिकेट मेरा ख्याल है कि ये राइट डायरेक्शन की तरफ शायद नहीं जा रही, हम प्लेयर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। उमर भाई, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है और हमारे बहुत सारे प्लेयर जो अनफिट थे उनका भी एक्सपेक्टेड है कि कम बैक हो जाए। अब शादाब खान अनफिट थे, बातें तो ये भी की जा रही हैं कि आगे T20 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा फॉर्मेट है, शादाब खान बिग बैश लीग खेल रहे हैं, बाबर आजम बिग बैश खेल रहे हैं, रिजवान खेल रहे हैं, हसन अली खेल रहे हैं। तो आपको लगता है कि शादाब खान इतने फिट होंगे कि जब वो आएंगे तो वो उसी तरह ही परफॉर्म करेंगे? हालांकि माजी में अगर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो इतनी अच्छी नहीं थी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें ना कि आपकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या चीज़ है। आप प्रीवियस परफॉर्मेंसेस पे किसी को सेलेक्ट करते हो या रिसेंटली जो परफॉर्म कर रहा है उस पे आप सेलेक्ट करते हो। सेकेंडली आपने ये देखना है कि ये चाहे जो भी प्लेयर्स हो, उसके वो स्पॉट पे जगह बनती कि नहीं, वहाँ पे जो ऑलरेडी एक प्लेयर कर रहा है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके बाद फिर आपके सिलेक्शन बनती है। प्लस आपकी फिटनेस देखना होगा, नो डाउट। शदाब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, हमारा वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर वो रहा है, लेकिन उसके अनफॉर्चुनेट उसके साथ जो इंजरीज हुए, जब उसने कम बैक किया तो अच्छे फॉर्म में था, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था, जो कि हम भी खुश रहते। ऑब्वियसली हमारा प्लेयर है, वो पाकिस्तान का प्लेयर है, तो वो उसके जो जिस तरह वो साल 2 साल पहले जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा था, एक झलक हमें नज़र आ रही थी कि शदाब फिर वापस उस तरह परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेट उसके साथ इंजरी हुई। फिर बीच में हमारे पास स्पिनर्स अगर आप देखें तो इब्रार परफॉर्म कर रहे हैं। आपके पास सुफियान मुकीम आ गया। नवाज नवाज ने जब से कम बैक किया बहुत तो उम्दा वो परफॉर्म किया अच्छा है। परफॉर्म कर रहा है, वो बैटिंग में भी परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग में भी परफॉर्म कर रहा है। तो बात ये है कि आपने अगर किसी प्लेयर को सेलेक्ट करना है तो किसकी पोजीशन पे किस प्लेयर की जगह पे आप खिलाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि अगर लेट सपोज अगर शदाब खेल रहा है, तो शदाब की जगह अभी जो प्लेयर्स खेल रहा है वो परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, वो फिट है कि नहीं। तो फिर आपकी जो सिलेक्शन है उस पर आप बात कर सकते हो। देखें, रिप्लेसमेंट आती है ना उमर भाई। अब देखें, अगर शादाब की जगह ये जो हमारे स्पिनर्स जो हैं वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर इनकी रिप्लेसमेंट में उनको टीम में लेके आते हैं, तो मेरा ख्याल है उमर भाई फिर इन प्लेयर्स का क्या कसूर है कि एक लड़का जो 2023 के वर्ल्ड कप से मुसलसल हमें स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा था, सिर्फ पीएसएल के मैचेस में हमने देखा कि वो परफॉर्म करता हुआ हमें बेसिकली नज़र आ रहा था। ये फैक्ट है उमर भाई कि हमने पीएसएल के मैचेस में सिर्फ शादाब को देखा। तो बहुत सारे ऐसी एक लाइन लगी हुई है उमर भाई के जो कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारे लिए कोई भी जो चीज़ है, कोई बात करे आप जैसे बड़े टेस्ट क्रिकेटर, कि जो बंदा डिज़र्व करता है, जो बंदा परफॉर्मर है, हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, जो परफॉर्मर नहीं है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया बेसिकली आपकी समझ में आता है? देखिए, इसके जो पीएसएल है स्पेसिफिक, अगर आप T20 के लिए कहे तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले मैं पीएसएल की जो जो परफॉर्मेंस है इस पे सिलेक्शन के टोटली मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जो लड़के फर्स्ट क्लास खेलते हैं या जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, 3 फॉर्मेट है हमारे पास, 4 डे, 1 डे और T20।
आपने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो डोमेस्टिक के जो प्लेयर्स हैं, जो परफॉर्मर है, उनको आपने रिस्पेक्ट देना है। उस आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस पे आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ना कि आपकी पीएसएल के परफॉर्मेंस पे होनी चाहिए। सेकेंडली, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं, लेट्स सपोज मैं बात करना चाहता हूँ, शदाब हो गए या नसीम शाह हो गए या शाहीन शाह हो गया, जो जो ऑलरेडी टीम के लिए खेलते हैं, लेकिन फॉर सम रीज़न वो टीम से बाहर हो जाते हैं इंजरी की वजह से, या उनकी जो फॉर्म अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर वो पीएसएल में परफॉर्म करते हैं, तो फिर आप तो कैसे कि चलो यार इनकी सिलेक्शन बनती है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो प्रूवन होते हैं, उन्होंने प्रूव किया है पहले। लेकिन आप पे जब बुरा टाइम आता है, बैड पैजेस जब आते हैं, चाहे वो इंजरी की सूरत में हो या आपकी फॉर्म की सूरत में हो, तो जब जब आप पीएसएल में परफॉर्म करते हो, तो उनके लिए तो आप लिवरेज दे सकते हैं। लेकिन जो बाकी हमारी जो सिलेक्शन है, मैं तो उसके टोटली अगेंस्ट हूँ। पीएसएल के वो परफॉर्मेंस पे आपको बिल्कुल भी प्लेयर सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। और लेकिन अभी तो उमर भाई हमारा जो गेटवे बना है, अभी तो हमारा गेटवे ही पीएसएल है। कि हम जो हमारे फर्स्ट क्लास के क्रिकेटर हैं, जो पूरा पूरा सीज़न खेलते हैं, जो रेड बॉल क्रिकेट से परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब पीएसएल की जब सिलेक्शन की बारी आती है, तो जो वाइट बॉल की क्रिकेट है या 20 ओवर की क्रिकेट है, प्रायोरिटी उनको दी जाती है। उस क्रिकेट से जो है वो पाकिस्तान के दरवाजे खोल देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। देखिए, यही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, कि आपने डोमेस्टिक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देनी होगी, उनके जो परफॉर्मेंस है उसको रिस्पेक्ट देनी होगी, ना कि आप पीएसएल की परफॉर्मेंसेस पे आप किसी प्लेयर्स को बना सकते हो। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 4-5 सालों से कितने प्लेयर्स हैं जो पीएसएल से सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन फिर उसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं जो अभी जो टीम में खेल रहे हैं। मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको हसन नवाज की दे रहा हूँ, क्योंकि उसको आपने पीएसएल के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया। और भी प्लेयर्स यस। हैं कि जिनको आपने पीएसएल के परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया, लेकिन वो ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकते इंटरनेशनल फॉर्मेट पे। आप इस जो राइट। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर सकते जब तक आपके बैक पे फर्स्ट क्लास की एक्सपीरियंस ना हो। क्योंकि उसमें दो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो वहाँ पे आप फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते। सेकेंडली, आप टेक्निकली और टैक्टिकली इतने स्ट्रांग नहीं होते कि आप इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्म कर सको। कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म नहीं कर सकते। आप एक आध सीरीज में, एक दो सीरीज में तो आप परफॉर्म कर लोगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में प्लेयर्स आप पे काम करते हैं, जो अपोनेंट टीम होते हैं उनके पास आपका पूरा डेटा होता है। तो वहाँ पे फिर आप लॉन्गर टाइम के लिए आप सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू आए हो, फर्स्ट क्लास खेल के आए हो, जो आपके बेसिक स्ट्रांग हो, तो फिर आप सरवाइव कर सकते हो। एक आध पीएसएल के परफॉर्मेंस से आप कभी भी लॉन्ग इंटरनेशनल क्रिकेट आप अपना कैरियर नहीं बना सकते। लेकिन अभी उसकी अगर मैं बात करूं, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं उमर भाई, कि अभी अगर अभिषेक शर्मा की बात करें, तो जिस तरह उन्होंने अपना स्टार्ट लिया, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि आता था पावर प्ले के ओवर्स में दे मार, इस तरफ चौका छक्का, ये वो सारा कुछ। अब देखा जब ओपोनेंट टीमों ने, जैसे आपने कहा कि पूरा जो है ना होमवर्क करके आती हैं, तो वो हमने देखा कि अभी मुसलसल साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो रन्स नहीं कर रहा। और हसन नवाज जब शुरू में आया, तो हमने देखा कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन जैसे ही कोई लूप होल्स हमें दूसरी टीमों को नजर आए, उसके ऊपर भी उन्होंने काम शुरू कर दिया। तो अब हसन नवाज भी हमें किसी भी फॉर्मेट में जो है वो परफॉर्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो T20 क्रिकेट हो, पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हो, या वो ILT T20 हो, या कोई भी इंटरनेशनल मैच हो। तो ये इस चीज़ का जो फ़र्क है वो तो हम सबके सामने है उमर भाई। देखिए, ये तो अभी आपको पता चल गया ना कि हसन नवाज जिस जिस तरह उसका डेब्यू जहाँ पे हुआ था न्यूजीलैंड में, कभी भी इजी नहीं होता कि न्यूजीलैंड में हमारे सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जो ना वहाँ पे परफॉर्म करे, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। एक यंगस्टर के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पे उस टाइम पे उसको इतना किसी प्लेयर ने जो बाकी जो अपोनेंट टीम थी न्यूजीलैंड, उसको देखा नहीं था इतना। उसने परफॉर्म तो किया वहाँ पे, पहले एक दो एक मैचेस में सेंचुरी उसने की उन्होंने। उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर उसने परफॉर्म किया। लेकिन जो ही वो जितना वो ज़्यादा खेलने लगा, तो बाकी टीमों ने उन पे काम करना शुरू किया। सेम एग्जांपल मैं आपको अभिषेक की देता हूँ। अभिषेक को भी, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा प्लेयर है, प्लेयर अच्छे है, लेकिन इनकी वीकनेस पे काम कर रहे हैं। अभी एशिया कप जो 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 T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस पे भी अगर आप मेरी एक क्लिप है उसमें अगर आप देखें, तो मैंने उसमें कहा था कि अगर इसको आप क्रैम करो, इसके बॉडी के क्लोज आप बॉल करो, या इसको राइट शोल्डर पे अगर आप अच्छा बाउंसर करते हो,
तो ये रन्स नहीं कर सकता, इसके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी ये जो इनकी ये जो सीरीज़ चल रही है, तो आप देखें ना, साउथ अफ्रीका ने उनको उसको रूम नहीं दे रहे। जहाँ पे उसको रूम बिल्कुल मिल ऐसे रहा है ही। उसके स्लॉट में आता है, तो वो उसको तो पनिश कर रहा है। लेकिन टीमें काम करती है क्योंकि उनके पास डेटा होता है, उनके पास एनालिस्ट होते हैं, कोचेज़ होते हैं, तो ये सारा आपकी वीकनेसेस पे काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जब तक आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं होंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते लॉन्गर टाइम के लिए। अच्छा, आखिर मैसेज दे दें हमारे एज ए पाकिस्तानी बेहतरीन फास्ट बॉलर, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, रिवर्स आपकी बड़ी बेहतरीन होती थी। मुझे मैसेज अपने हमारे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को, हमारे इमर्जिंग प्लेयर को, हमारे यंगस्टर्स को, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है वो इस वक्त एशिया कप खेल रही है, कल पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है। तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप उमर भाई? देखिए, सबसे पहले तो अंडर 19 की टीम को गुड लक। उसमें एक दो मैंने कुछ उनके प्लेयर्स के वीडियोस भी देखे सोशल मीडिया पे, जो कि बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। कोई मिनहास लड़का है, वो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहा है, तो उसकी अगर आप बैटिंग पोजीशन उसका अगर उसकी वो देखे, जो जिस तरह वो उसका जो बेस है, कितना स्ट्रांग बेस है, और जिस तरह वो हिट कर रहा है, तो काफ़ी अथॉरिटी के साथ, कंट्रोल के साथ खेल रहा है। तो सबसे पहले तो अंडर 19 टीम को बेस्ट विशेज, गुड लक। और बाकी जितने भी हमारे यंगस्टर है या जो बॉलर्स है, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैं अगेन फिर कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप प्रैक्टिस में जब भी आते हो, तो आपकी जो स्ट्रांग पॉइंट है या जो आपकी स्ट्रांग चीज़ है, उस पे आप सबसे पहले आप नेट नेट में आप उस पे प्रैक्टिस करें। और उसके बाद फिर आप दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें ना वो साथ में आप सीखने की कोशिश करें। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे ज़्यादा काम कर सको, ताकि उस पे आपको और ज़्यादा कमांड हो। और फिर ड्यूरिंग द मैच जब भी आपको मुश्किल होती है, तो आपकी जो जो यॉर्कर, लेट्स सपोज मेरी स्ट्रेंथ थी, तो जब मुश्किल टाइम आता है, तो आपकी इतनी उस पे प्रैक्टिस हो और कंट्रोल हो कि एनी टाइम आप उसको फिर आप एग्जीक्यूट कर सको। तो जितने भी यंगस्टर है, आई विश देम गुड लक, और आई होप कि ये लड़के, ये पाकिस्तान की एसेट है, पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इन्होंने परफॉर्म करना है, पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो आई विश देम गुड लक। बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपका कीमती वक्त हमारे बहुत काम आएगा, हमारे यंगस्टर्स के बहुत काम आएगा, क्योंकि आप जैसे लेजेंड्स, मेरी तो ये पर्सनली ख्वाहिश है कि आपको पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए एज ए बॉलिंग कोच, क्योंकि इस वक्त हमें बहुत एक स्पेस नज़र आ रही है कि आप जैसे फास्ट बॉलर अगर पाकिस्तान टीम के साथ हो, तो जो हमारे बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, वसीम जूनियर हैं, हमारे जितने भी फास्ट बॉलर हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी कोचिंग में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और वही यादें हमें दोबारा वो आ सकती हैं जिस तरह आप लोग उस वक़्त बॉलिंग किया करते थे, रिवर्स किया करते थे। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में उमर भाई की बातें आपने सुनी, उमर गुल ने अपना एक्सपीरियंस भी अपने हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ शेयर किया, हमारे यंगस्टर्स के लिए भी बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो मैसेज दिया कि यंगस्टर्स को किन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के ऊपर वो काम करके एक बेहतरीन बॉलर बन सकते हैं। बाबर आजम के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुई, रज़वान के बारे में, और जो पाकिस्तान अंडर 9 टीम इस वक्त एशिया कप खेली है, उनके जो अल्फाज हैं, मैं समझता हूँ कि उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा पाकिस्तान अंडर 19 टीम का, और हमारे बच्चे इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। आज के पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।